वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। और जब वाटर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वाटर की आयोनाइजेशन को देखते हैं। वाटर एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सेल्फ आयोनाइजेशन की कैपेबिलिटी है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोटॉन्स में और हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेकअप होता रहता है और तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहता है। लेकिन डेफिनेटली जब हम नेचर की बात करेंगे, नेचुरल वाटर बॉडीज़ की, ग्राउंड वाटर सोर्सेज की, सी वाटर की, तो वहाँ पे ये 25 डिग्री तो नहीं रहेगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो फिर ये आयोनाइजेशन चलती रहेगी और पानी में ये चीज़ें दो प्रेजेंट हैं। और जब ये दो चीज़ें प्रेजेंट हैं यानी प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्साइड आयन, तो फिर वाटर में चाहे ऑर्गेनिक वेस्ट आए, ऑर्गेनिक कंटेंट आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेस्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, या सस्पेंडेड सॉलिड्स हों, या मेटल्स हों, मेटल ऑयल्स हों, गैसेस हों, ये सब की सब जो हैं फिर वाटर से इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं। वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद ये कुछ ना कुछ और ऐसा बना देंगी जो लीथल हो सकता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, मीथेन गैस को। इट कैन बी ए कंपोनेंट ऑफ वाटर बॉडी। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन से भी इंटरेक्ट कर सकता है, पानी में मौजूद ऑक्सीजन से भी इंटरेक्ट कर सकता है, और इस तरह से इसका मेक और ब्रेक होता रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा क्योंकि पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑक्सीडेशन के लिए। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पानी में डिज़ोल्व होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है और फिर वो इन स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करके पानी में प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ तो कुछ ना कुछ ब्रेक हो सकता है और होता भी है। और सिंपली अगर देखें तो मीथेन है, तो ये पानी में इन आयंस की मौजूदगी में किसी न किसी तरह से ये भी बन सकता है कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस। और इस तरह से मेक और ब्रेक के नतीजे में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये भी बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर या हाइड्रोजन गैस। तो ये पॉसिबिलिटी सब की सब हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जब भी पानी में शामिल होगा तो अपने साथ कुछ ना कुछ पानी की आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी की वजह से यानी पोलराइजेशन कैपेबिलिटी की वजह से वो सब्सटेंस ब्रेक होगा। अब पोलराइजेशन की अगर बात करनी है तो ये एसिड हैलाइड है, ये देखें। अब ये एसिड हैलाइड है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है पानी की मौजूदगी में। इन आयंस की मौजूदगी में ये हमारा हैलोजन नेगेटिव आयन है और ये कार्बन पोटेंशियली पॉजिटिव है। तो ये पानी में इस तरह से आयंस बन जाएंगे, यानी ये वाला आयन और ये वैलेंसी खाली और साथ हैलाइड आयन। अब ये दोनों एक्टिव कंटेंट बन गए हैं, ये दोनों। ये भी अपने साथ यहाँ पे कोई नेगेटिव स्पीशी इंटेल करने की सलाहियत रखता है। अगर पानी की ही बात करें तो पानी से हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और पानी एसिडिक इन नेचर होता चला जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह से जो हमारा ये हैलोजन एटम है, ये पानी में प्रोटॉन्स के साथ इंटरेक्ट करके तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, फिर पानी मज़ीद एसिडिक होता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये पानी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं और इनमें चार्ज सेपरेशन भी पॉसिबल है जहाँ पे पॉसिबल है कंपाउंड्स में, और वो पानी के आयोनाइजेशन की वजह से है। तो पानी अपनी मल्टीपल वेराइटी क्वालिटीज़ की वजह से, करैक्टरिस्टिक्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को
जब उसमें डिज़ोल्व हो जाएं तो मल्टीपल वेज में कुछ डिफरेंट बनाता चला जाता है और पानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोल्यूट होता है। अब अगर बेस की बात करनी है, ये हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक भी हो सकता है जैसे एसिडिक हो सकता है। मेटल्स की बात कर लेते हैं, मेटल्स में कैल्शियम आयंस की चलें बात कर लेते हैं। अगर आ जाए कहीं से और पॉसिबिलिटी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस पानी का कंटेंट है हार्ड वाटर की, रीज़न भी यही है, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन से मिलके तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देंगे। अब ये बेस है और इस तरह से पानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा। इसी तरह से सस्पेंडेड और डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स हैं, ये एरेशन के ज़रिए रिमूव कर लिए जाते हैं, सेटल डाउन करवा लिए जाते हैं, लेकिन ये भी पानी को इम्प्योर तो करते हैं। और मेटल आर्ट्स के नाम अगर लें तो नाइट्रोजन है, गैस है, ये भी पानी का कंटेंट है। पानी में ऑक्सीजन के साथ मिलकर तो ये नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड फॉर्म कर सकती है और फॉर्म कर देगी, तो फिर ये पानी जो है, एक तो उसकी ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज़ होगा और ऊपर से पोल्यूट भी होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये बेसिकली पानी में जो है वो उसका जो है वो पानी की जो क्वालिटी है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट इस तरह से करती है कि एक तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और दूसरा एल्जिल ग्रोथ वगैरह की को सपोर्ट करती है। तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ये भी फर्टिलाइज़र्स का क्योंकि कंटेंट है, तो ये भी जब पानी में शामिल हों तो पानी में एल्जिल ग्रोथ या प्लांट्स या प्लैंक्टन्स की ग्रोथ इंक्रीज़ करती चली जाती है। और इस तरह से ये पौधे जब होते चले जाते हैं तो ये फिर पानी पे डिपेंडेंट हैं ऑक्सीजन के लिए, तो फिर ये पानी की ऑक्सीजन की क्वांटिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज़ करते चले जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा खाद फर्टिलाइज़र का कंटेंट, कैल्शियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स, उतना ज़्यादा पानी जो है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और उतनी ही ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ के लिए सरवाइव करना मुश्किल। इसके बाद पानी में लाइव स्टॉक वेस्ट हो सकता है। लाइव स्टॉक वेस्ट का मतलब है फीसिस जो है इसमें यूरिया होता है और यूरिया जो है ये खाद है, और खाद है तो पानी जो है अगेन वो नेगेटिवली, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ सपोर्ट होगी, और सेकेंडली जो है वो पानी जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट में इंक्रीज़ करेगा, और ऑर्गेनिक वेस्ट में बढ़ेगा तो फिर वही बात है कि जो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट हो जाएगा, पानी न्यूट्रिएंट सफिशिएंट हो जाएगा तो प्लांट्स की ग्रोथ सपोर्ट करेगा, और प्लांट की ग्रोथ सपोर्ट करेगा तो फिर फाइटोप्लैंक्टन्स या ऐसे पौधे जो पानी पे डिपेंडेंट हैं ऑक्सीजन के लिए वो उगेंगे, और पानी की जो ऑक्सीजन है वो डिप्लीट होगी। तो इस तरह से ये जो सिलसिला है लाइफ स्टॉक का, ये पानी के लिए डेट्रीमेंटल है, एल्जिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में भी। ऑयल स्पिलेज की अगर बात करें तो ऑयल जो है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, तो जब भी पानी में टैंक्स वगैरह से लीकेज हो या वो वैसे ही ड्राउन हो जाएं, डूब जाएं, और जो ऑयल है वो समंदर का या उस पानी की उस वाटर बॉडी का हिस्सा बन जाए, तो फिर ऑयल जो है ये रिच इन हाइड्रोकार्बन्स है। तो इस तरह से ये फिर हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो पानी के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में चलें एक लिखते हैं CH3 अल्केन क्लास का एक कंपाउंड। तो पानी में ये ऑक्सीजन से रेडिली इंटरेक्ट करेगा, ये सारे ऑक्सीडाइजेबल हैं बहुत ज़्यादा, और फिर ये आपको काफ़ी सारे मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के देगा, वाटर के देगा, और इस तरह से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करता चला जाएगा, और इस तरह से ये वाटर जो है ये पोल्यूट होता चला जाएगा।
तो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर जब भी सी में आएगा या किसी भी वाटर बॉडी में, अमूमन सी की बात इसलिए करते हैं कि लार्ज शिप्स जो हैं वो सी पे ही सेल करती हैं और उनमें जो है वो मैसिव अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑयल होता है। तो फिर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो पानी का जब सोर्स बन जाएंगे तो वो मल्टीपल वेज़ में पानी के साथ इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं और करते चले जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स में जो इसका हिस्सा है फ्यूल का, इसमें ज़्यादातर अल्कीन क्लास के होते हैं और बाज़ अल्कीन्स भी हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड भी। तो फिर ये पानी में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि सी वाटर जो है वो वार्म होता है। वाटर गेट्स वार्मर व्हेन सनलाइट जो है वो उस पे पड़ती है, तो वो जो है वो और मोमेंटम बिल्ड कर देती है ये इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को टेक प्लेस करने का। तो इस तरह से ऑयल की स्पिल्स जो हैं ये डायरेक्टली पानी को पोल्यूट करती हैं और पानी के में हाइड्रोकार्बन्स की मिक्सचर जो है वो पानी के लिए और पानी की लाइफ के लिए डेट्रीमेंटल है। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो डायरेक्टली भी, जब ये ऑयल है जब स्पिल हो गया तो एक्वेटिक लाइफ के लिए कार्सिनोजन भी है, क्योंकि सिर्फ ऑयल के साथ इसमें पेट्रोलियम जेलीज भी हो सकती हैं, वैक्सीज भी हो सकती हैं, सिंथेटिक रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। ये सारी चीज़ें पानी के लिए पानी में जब जाएंगी तो डायरेक्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फ़िश हो गई, और उनमें ये प्लास्टिक को एक ऐसा मटेरियल समझ के, उनको तो नहीं पता, वो इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगी, खाएंगी और वो इनके लिए डेंजरस है। और इस तरह से बहुत सारी फ़िश जो है वो इस वजह से सिर्फ डेड पाई गई क्योंकि उनके बॉडी से माइक्रो प्लास्टिक्स रिकवर हुए। तो ये भी सारी सब्टल वेरिएशंस हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं ऑयल की, और ये भी पानी में जब सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो ऑक्सीडेशन के अलावा डायरेक्टली भी ये कंटामिनेंट हैं। डिटर्जेंट्स की अगर बात करें तो डिटर्जेंट्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। डिटर्जेंट का कंटेंट क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी है NaHCO3। ये जो हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर पानी में डाइसोसिएट होने की सलाहियत रखते हैं सोडियम आयंस में और बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आयंस में, ये फिर आगे ये आयंस जो हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन से मिलके पानी में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन जो वाटर में प्रोटॉन है H+ आयन, उससे इंटरेक्ट करके कार्बोनिक एसिड की तरफ बात चली जाएगी। तो इस तरह से ये ये भी जो है वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है, ब्रेक भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर में मौजूद प्रोटॉन से इंटरेक्ट करके ये भी फॉर्म कर सकता है यही कार्बोनिक एसिड। तो बात ये है कि पानी पोल्यूट होगा, एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा। अल्कलाइन की तरफ बात चली जाएगी, अल्कलिनिटी की तरफ, या उसकी बेसिसिटी की तरफ, या उसकी एसिडिटी की तरफ। दोनों सूरतों में पानी जो है वो नेगेटिवली उसकी क्वालिटी इम्पेक्ट होगी। अब हम पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे। पेस्टिसाइड में जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे पेस्टिसाइड्स में सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पेस्टिसाइड्स हो गई, हर्बिसाइड्स हो गई, इंसेक्टिसाइड्स हों, ये जितने भी हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इन सब में
जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब डीडीटी एक हम पेस्टिसाइड का नाम लेते हैं और ये जो है ये एक इथेन है, क्लोरोइथेन है। तो इसमें क्लोरीन भी है, अल्केन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हैलोजेंस भी इसका एक पार्ट है। अब हैलोजेंस आपको पता है कि जब इसके साथ लगेंगे इथेन के तो ये कंपाउंड होगा आपके पास मिथाइल क्लोराइड। अब ये कंपाउंड जो है ये जब पानी के बॉडी का, वाटर बॉडी का हिस्सा बन जाएगा तो फिर अगेन पानी में ये क्या बन सकता है, इसी को देख लें अगर। तो ये मिथाइल आयन में टूटने की सलाहियत रखता है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये प्लस आयन बन जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इंटरेक्ट करके मिथाइल हाइड्रोक्साइड, और ये प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ये मिथॉक्साइड आयन भी बन सकता है, खाली CH3O माइनस आयन। तो ये हाईली रिएक्टिव है। ये फिर प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके दोबारा फिर वही अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जाएगा, पानी एसिडिक होता चला जाएगा और मल्टीपल पाथवेज में ये रिएक्शन टेक प्लेस करते चले जाएंगे। पेस्टिसाइड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर हैं जिसमें नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसका हिस्सा हैं और वो मिलाकर एक कॉम्बो बनाया जाता है पेस्ट्स को किल करने के लिए। बेसिकली एक जहर तैयार की जाती है और वो जहर जो है वो पानी में शामिल होकर मज़ीद जहरीली पानी को कर देगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, मेटालिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करेगी अगर मेटालिक पार्ट है तो। नहीं भी है तो मेटालिक पार्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं से। पानी के अंदर ख़ुद भी डिज़ोल्व्ड आयंस मेटल के कहीं ना कहीं से इंट्रूड करते चले जाते हैं रॉक्स के ज़रिए से। जब पानी उनके साथ टकराता है तो वो मिनरल कंटेंट में इंक्रीज़ करता है। पानी में ये कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ये सल्फेट आयंस जब भी वाटर जो है वो नेचुरल सिस्टम से गुज़र के पहाड़ों में से या ग्राउंड में मौजूद रॉक से टकराता है तो ये वाले आयंस यानी मिनरल कंटेंट उसका हिस्सा बनते चले जाते हैं। मिनरल्स में मेटालिक पार्ट भी है और नॉन मेटालिक पार्ट भी है। सोडियम क्लोराइड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, मेटालिक पार्ट, नॉन मेटालिक। तो ये भी पानी का हिस्सा हैं आयंस। ये हैं हिस्सा तो फिर आप ख़ुद देख लें कि जब पेस्ट्स या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स जब पानी में डिज़ोल्व होंगी या वाटर बॉडी का हिस्सा बनेंगी तो किस तरह से फिर ये पानी के साथ रिएक्शन करके पानी को पोल्यूट कर देंगी। तो पानी जो है वो इन एनी केस अपनी एसिडिक pH वैल्यू में वेरी करेगा। pH उसकी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगी एज़ पर एसिडिक एंड बेसिक क्वांटिटी की इंक्रीज़ के साथ। इसके अलावा उसकी टर्बिडिटी मैटर करेगी, और इसके अलावा उसकी कलर, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये सारे जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं, pH, ये सब जो हैं वो वेरी करेंगी। सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स ये भी लिख लें, सस्पेंडेड एंड डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स। तो ये मिला के पानी एक बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड बनता चला जाएगा, पोल्यूट होता चला जाएगा। वजह पेस्टिसाइड्स में ऑर्गेनिक वेस्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर अलॉन्ग विद नॉन ऑर्गेनिक पार्ट, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स लाइक हैलोजेंस, और फिर ये सिलसिला जो पानी में ऑलरेडी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उनके साथ इंटरेक्शन और एक बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर हमें मिलेगा पीने के लिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट्स की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हमने इस पे पहले भी अभी ज़िक्र किया है। मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
इसमें सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, जिसमें अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इसके अलावा हमारे ईथर्स हैं, इसके अलावा हमारे ईस्टर्स हैं। ये सब मिल मिला के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एसिड हैलाइड्स बहुत रिएक्टिव हैं, एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स, ये हमारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ क्लासेस उनकी। और ये उनका ये मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट में लेदर फैक्ट्रीज आ जाती हैं, टैनरीज आ जाती हैं, इसमें हर किस्म की इंडस्ट्री शामिल है, शुगर केन इंडस्ट्री। मिल मिला के जो इनका वेस्ट है वो ऑर्गेनिक वेस्ट ही है। शुगर केन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये सारा एक सिलसिला है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट में जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, अब नॉन मेटालिक मेटल्स भी प्रेजेंट होंगी, मेटल का कंटेंट भी आएगा। मेटल्स लाइक लेड, लाइक क्रोमियम, लाइक निकल, लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम वगैरह। और ये ख़ास तौर पे वो वाली मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ये फिर ज़्यादा वेरिएबल कंपाउंड्स फॉर्म करेंगी। और जो एक फ़िक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं, जैसे कि ग्रुप 2 की मेटल्स, तो ये इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनका फ़िक्स्ड है, यानी +2, तो फिर ये महदूद किस्म के कंपाउंड्स फॉर्म करेंगी इन द सेंस। तो पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दीज, एंड इसमें फिर हैलोजेंस भी आ जाते हैं। हैलोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वैसे भी प्योर नॉन मेटल्स होने की वजह से और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होने से रह जाते हैं ये, तो फिर ये उसके लिए फिर ये हैलोजेंस जो हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, वेरी एक्टिव हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में ये सारी चीज़ें, और ये जब पानी का हिस्सा बनेंगी किसी भी वाटर बॉडी का, तो पानी जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट में इंक्रीज़ करेगा या मिनरल कंटेंट में इंक्रीज़ करेगा, या ऑर्गेनिक कंटेंट में इंक्रीज़ करेगा या मिनरल कंटेंट में। दोनों सूरतों में पानी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो वेरी करेगी नेगेटिवली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्वेटिक लाइफ के लिए। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पानी में जमा होगा उतना ज़्यादा पानी न्यूट्रिएंट रिच होगा और उतना ज़्यादा वह पानी सपोर्ट करेगा एक्वेटिक लाइफ को। तो जो फ़िश वगैरह हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे, वो फिर नेगेटिवली इम्पेक्ट होंगे और ऑक्सीजन जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कंज्यूम होती चली जाएगी। तो फिर वो एक्वेटिक लाइफ के लिए, फ़िश वगैरह के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। पीने की बात करें अगर, तो जब अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एसिड्स, ईथर्स, ईस्टर्स, इनका मिक्सचर होगा पानी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जिस तरह भी हमने पहले देखे रिएक्शंस कि एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से पानी जो है वो पीएच में इंक्रीज़ करेगा, वेरी करेगा, टर्बिड होगा और नहीं होगा पीने के लिए इतना सफिशेंट या सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो ये हम इसके कुछ पाथवेज पहले भी देख चुके हैं, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में ब्रेक करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट फॉर्म करते हैं ऑक्सीडेशन के नतीजे में। तो ये हम पहले अब ईथर से या ईस्टर से चलें एक रिएक्शन देख लेते हैं। अब ये एक ईस्टर है, मिथाइल इथेनोएट इसका नाम है। ये पानी में जो है
ये वाला हिस्सा इसका अलहदा हो जाएगा नेगेटिव आयन। तो इस तरह से ये CH3COO प्लस में और OCH माइनस में टूट जाएगा। ये दोनों बड़े एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। ये अब आप पहले भी देखा है, दोबारा देख लें कि ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन से इंटरेक्ट करके एक अल्कोहल फॉर्म कर देगा। और ये क्या कर सकता है, ये अपने साथ किसी नेगेटिव स्पीशी को लगा लेगा। जैसे पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस तो रेडिली अवेलेबल हैं, और इस तरह से ये फिर एक सिलसिला चला जाएगा। ये वाली जो नेगेटिव है पार्ट मिथॉक्सी ग्रुप, ये मिथॉक्सी ग्रुप किसी मेटालिक पार्ट को भी अपने साथ लगाने की सलाहियत रखता है, और इस तरह से आपको एक मिक्सचर मिलेगा, एक ऑक्सी कंपाउंड मिलेगा CaOCH3, और ये ट्वाइस। तो ये है, ये भी मिलेगा। ये फिर फर्दर अनस्टेबल है तो टूट जाएगा किसी ना किसी और वैरायटी में। तो इस तरह से ये हमारा सिलसिला चलता चला जाएगा। CaOCH2, तो ये है पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट्स की प्रेजेंस के नतीजे में होने वाले कुछ लिथैलिटीज़। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर क्वालिटी की बात करें तो ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं। ऑक्सीजन डिमांड है क्या, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज सर्टेन मैटर, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी, ऑक्सीडाइज करना है उसको। जब भी आपने सिस्टम में से या किसी कंपोनेंट सब्सटेंस से एनर्जी को हासिल करना है, रिलीज़ करवाना है स्टोर्ड एनर्जी को, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी को, तो वो आपको ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन के नतीजे में वो प्लस चार्ज में डिक्रीज़ होगी, प्लस चार्ज में इंक्रीज़ होगी, और नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज़ होगी, यानी उसका इलेक्ट्रॉन नंबर डिक्रीज़ होगा। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ करने का सबब बनेगा। ये काम करेगा ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज सर्टेन मैटर इज़ ऑक्सीजन डिमांड इन सिंपल। ऑक्सीजन डिमांड कितनी, दो तरह से ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है पानी में, क्वांटिटी है, वो डिक्रीज़ कर सकता है। केमिकल्स की मौजूदगी तब भी ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या प्लांट्स की मौजूदगी तब भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स यानी प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स जो डिपेंडेंट हैं पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पर, क्योंकि वो जब भी आपने उनको डिकम्पोज उन्होंने होना है तो ऑक्सीजन ज़रूर प्रेजेंट होगी, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक मैटर है इन वन वे और दी अदर। दोनों सूरतों में ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स में बात करें अगर, तो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। तो जितना ज़्यादा केमिकल या ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, तो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ऑक्सीजन डिप्लीट करेगी। नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है केमिकल्स की मौजूदगी। ऑर्गेनिक वेस्ट में जब भी बढ़ेगा तो वो उसको आपने जब ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीजन ने इंटरेक्ट ज़रूर करना है, और इसकी बात हम कर चुके हैं। ये अल्केन है एक कोई, तो ये ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगी, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, ये डेंजरस है और ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं या मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं। मेटल भी तो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर सकती है, लेड भी तो ऑक्साइड फॉर्म कर, सारी मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं। Ca, ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो ये भी एक ऑक्साइड फॉर्म हो। ये ऑक्साइड हैं, सारी मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म कर सकती हैं। तो जब मेटल होंगी वो भी ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, वो ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड
का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट का ऑक्सीडाइज होना, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी। तो जब मेजर की जाती है कुछ सर्टेन 5-6 डेज़ के गैप के साथ, पहले कितनी थी और बाद में कितनी है, तो उससे ये हमें पता लगता है कि इसमें कितनी ग्रोथ है, कितनी केमिकल्स की मौजूदगी है और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितनी ज़्यादा कंज्यूम हुई उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, उतना वाटर पोल्यूटेड है। इसी तरह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें अगर, तो यहाँ बात कर रहे हैं बायोमास की। तो जितना ज़्यादा बायोमास होगा वो उसको डीकम्पोज करवाना है, वो डीकम्पोज होना है, उसने ब्रेकअप होना है, तो किसने करवाना है उसको? ऑक्सीजन नहीं करवाना है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की प्रेजेंस में ऑक्सीजन करेगा ये काम, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स करेंगे। एरोबिक डिके है ये, एरोबिक भी होता है एनारोबिक भी होता है। तो फिर ऑक्सीजन अगेन रिक्वायर्ड होगी। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी रिक्वायर्ड है डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये बात है यहाँ पे कि इस तरह से हमारी ऑक्सीजन, पानी की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ये है कि कितना ऑर्गेनिक बायोमास है जिसको डिकम्पोज करना है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने, और उनको कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है। जितना ज़्यादा बायोमास होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और उतना ज़्यादा पानी पोल्यूटेड होगा। पानी की प्योरीफिकेशन की बात करेंगे। प्योरीफाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, कुछ यहाँ दिए गए हैं बुक में, उनको देख लेते हैं। एरेशन है, फिल्ट्रेशन है, कोआगुलेशन है, क्लोरीनेशन है, ये सारे के सारे तरीके हैं पानी को साफ़ करने के। अगर वाटर में कहीं से कंटेमिनेंट्स आ जाएं तो फिर आप इनको, इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके, दीज आर फ्यू ऑफ द मैनी वेज इन विच वाटर कैन बी क्लीन्ड और प्योरीफाइड ऑफ इम्प्योरिटीज़। सबसे पहले देखते हैं एरेशन। ये जो है एरेशन, इसमें एयर पास की जाती है। एरेशन में एयर पास करेंगे पानी से, सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव हो सकते हैं, डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स रिमूव हो सकते हैं, गैसेस रिमूव हो सकती हैं। ये एरेशन इज सिंपली पासिंग ऑफ एयर टू वाइप आउट गैसेस एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स प्राइमरीली। डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स तो शायद डिज़ोल्व्ड हैं, उनको तो पहले सेटल डाउन करना पड़ेगा, तो डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स नहीं होंगे, लेकिन सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। एरेशन बेसिकली एयर का पास करना है, तो एयर जो है उसमें ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, ऑक्सीडेशन। तो ये एक फ़िज़िकल मेथड भी है और ये एक केमिकल मेथड भी है। मेटल आयंस को भी ये ऑक्सीडाइज़ कर देगी, जैसे कि आयरन है, इसको ऑक्सीडाइज़ करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर देगी Fe2O3, ये रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से सस्पेंडेड सॉलिड्स हों, बाज़ केसेस में डिज़ोल्व भी, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर इन जनरल जो भी ऑक्सीडाइजेबल है टू एन एक्सटेंट, ये एयर उसको ऑक्सीडाइज़ कर देगी, या सिंपली जो है उसको फिज़िकली गैसेस को रिमूव कर देगी सिस्टम से। तो ये एक फ़िज़िकल मेथड भी है, केमिकल मेथड भी है वाटर को प्योरीफाई करने का। कोआगुलेशन पे चलते हैं। ये सेकंड मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर है। इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, स्पेसिफ़िकली
सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बजाय कोलाइडल, जो कि एक मिसिबल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, मिसिबल सॉल्यूशन वाटर के साथ, यहाँ क्योंकि वाटर की बात हो रही है, तो सेमी सैचुरेटेड सॉर्ट ऑफ मिक्सचर बनता है। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं, डिज़ोल्व भी हैं। अब यहाँ पे और फाइन ग्रेन्ड हैं, स्मॉलर इन साइज़ हैं। अब यहाँ पे इनको आपने रिमूव करना है, तो आपने यहाँ पे कोगुलेंट्स बनाने हैं, फ्लॉक्स। और फ्लॉक्स बनाने के लिए ये जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, ये अमूमी तौर पर नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और फिर ये आपको पॉजिटिव आयंस डालने पड़ेंगे इस सॉल्यूशन में, वाटर के मिक्सचर में, सॉल्यूशन में। तो पॉजिटिव आयंस कहाँ से आते हैं? मेटल से, मेटल सॉल्ट्स डालेंगे। मेटल सॉल्ट्स में कोई भी मेटल ले सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये देखना है कि वो मेटल अपने अंदर कोई ऐसी कंटेमिनेशन या ऐसा बाई प्रोडक्ट ना फॉर्म करे जो कि मज़ीद लिथैलिटीज़ पैदा करे, पानी को मज़ीद टॉक्सिक कर दे। एलुमिनियम इस सल्फ़ेट की बात करते हैं, एलम की। एलम जो है इसमें पोटाशियम का भी सल्फ़ेट है और एलुमिनियम का भी सल्फ़ेट है, और ये जो है पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें मिक्स और सस्पेंडेड फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे ये वाटर की प्रेजेंस में, वाटर तो डेफिनेटली वाटर की बात कर रहे हैं हम, वाटर की प्रेजेंस में वाटर तो है ही है, तो जो प्रोडक्ट्स यहाँ बनेंगी वो पोटाशियम का सल्फ़ेट टूट जाएगा, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्ट्स बनने की। कैल्शियम सल्फ़ेट है, CaSO4, ये बनेगा। साथ मज़ीद जो है वो वाटर रिलीज़ होगा। तो वाटर इज़ आल्सो बाई प्रोडक्ट, यहाँ लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है कैल्शियम का, तो कैल्शियम आयंस जब हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ, वाटर में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसको आपने अब, ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, चूना जिसको कहते हैं, तो उसको आप पोटाशियम सल्फ़ेट, उसको आप एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड के तौर पर सेटल डाउन करा देंगे। ये सेटल डाउन हो जाएगा, इसको आप फिर रिमूव कर लेंगे। ये फ्लॉक्स की सूरत में, इसको फ्लॉकुलेशन भी कहते हैं, कोगुलेशन भी कहते हैं, और मकसद यही है कि आपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को पॉजिटिव आयंस के साथ इंटरेक्ट करा के कुछ ऐसा सॉलिड मटेरियल जो कि पानी में सेटल डाउन हो जाए फॉर्म करना है। इसको कोगुलेशन कहते हैं इन शॉर्ट। क्लोरीन जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड, वाटर में क्लोरीन, अभी हमने पहले भी बात की थी, वाटर में क्लोरीन जो है वो ClO आइंस फॉर्म कर देगा, ClO क्लोरेट आइंस, और साथ हाइड्रोजन भी इंटैक्ट होगी, तो HClO या HOCl आप लिख सकते हैं। तो ये H पॉजिटिव आयन है, ये OCl नेगेटिव आयन है, तो ये जब बन जाएगा तो पानी में ये फिर टूट भी जाएगा H+ और OCl- में, तो ये बंदा टूटता रहेगा। पॉइंट ये है कि ये जो ऑक्सी हैलोजन है, ऑक्सी क्लोरेट, ये वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ बाइंड करके उसको साफ़ करने की सलाहियत रखता है, और वाटर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स टाइप चीज़ें हैं, ये बेसिकली डिसइंफेक्टेंट के तौर पर अपना काम करता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रिलेटेड स्पीशी हैं उनको ये पानी से वाइप आउट कर देता है। तो बेसिकली क्लोरीन का एलिमेंट ये आपको गैस की फॉर्म में मिलती है, मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं तो Cl2 लिखने। बाकी इसका काम जो है ये डिसइंफेक्टेंट है, प्राइमरीली स्विमिंग पूल के वाटर्स को डिसइंफेक्ट कर देगा। डिसइंफेक्टेंट
टू रिमूव पैथोजेंस या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स।